हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो का पहला टॉपिक हमारा होगा इंडिया आइडिया समिट। ठीक है, इंडिया आइडिया समिट। ये जो इंडिया आइडिया समिट है जुलाई 2020 में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से ये एस्टैब्लिश किया गया। इंडिया आइडिया समिट जो है इसका आयोजन किया गया। अब देखिए ये जो यूएस इंडिया काउंसिल है, ठीक है, यूएस इंडिया काउंसिल है बिजनेस काउंसिल, इसका जो गठन है उसके 45 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और इसी अवसर पे जो है ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। कौन सा कार्यक्रम? इंडिया आइडिया समिट। ठीक है, तो इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया इसको और निवेश के लिए आह्वान किया है। ठीक है, ये जो है आह्वान किया गया है कि हमारे इंडिया में निवेश किया जाए। ठीक है, अगर हम दो इंडेक्स देखें अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एफडीआई, ठीक है, ये काफी जो है इंडिया ने काफी अच्छा काम किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भी इंडिया को काफी अच्छी उछाल मिली है। और एफडीआई की अगर बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो 2018-19 से लेके 19-20 में जो है 18-19 से 19-20 का जो सफर रहा है उसमें 20% इंक्रीज हुआ है एफडीआई में। $74 बिलियन तक हमारा एफडीआई पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये हमारा आपका था इंडिया आइडिया समिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लाउड डिप्लोमेसी। ठीक है, क्लाउड डिप्लोमेसी, तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि एग्जाम में आ सकता है कि क्लाउड डिप्लोमेसी किसने दिया। तो ये जो वर्ड है पहली बार चाइना द्वारा यूज किया गया। ठीक है, चाइना द्वारा यूज किया गया। वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस महामारी के कारण जो संकट उत्पन्न हुआ उसमें केवल जनजीवन ही प्रभावित नहीं हुआ, बाकी हर क्षेत्र प्रभावित हो गया है। ठीक है, जितना जो इकोनॉमी हमारी उस पर भी इम्पैक्ट आया है, जो राजनयिक जो स्तर पे जो संवाद है वो भी उसके माध्यम भी बदले हैं। पहले फिजिकली लोग एक दूसरे से जाके मिलते थे, लेकिन अब माध्यम बदल गया, अब वर्चुअली लोग एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसी दौरान प्रधानमंत्री ने G20 सम्मेलन, सार्क सम्मेलन और गावी सम्मेलन में डिजिटल तरीके से हिस्सा लिया। कौन कौन से? अब देखिए कौन कौन सा, अभी भी एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन कौन सम्मेलन डिजिटल तरीके से हुआ, तो एग्जाम में आप टिक करने के लिए तैयार रहिएगा। G20 समिट है, सार्क समिट है और इसके बाद गावी समिट है। तो ये सब जो है वर्चुअल मीडियम में हुए। ठीक है, और इसी को जो है डिजिटल डिप्लोमेसी कहा गया है। ठीक है, डिजिटल तरीके से ही जो है जो पॉलिटिशियंस है उनके बीच में संवाद स्थापित हो पा रहा है, इसको क्लाउड डिप्लोमेसी कहा गया है। ठीक है, और ये जो है चीन के द्वारा ये क्लाउड डिप्लोमेसी वर्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा है। अब नेक्स्ट है ताइवान एवं सोमालीलैंड। ठीक है, ताइवान एंड सोमालीलैंड के बीच जो है गठजोड़ हुआ है। ठीक है, ताइवान के और सोमालीलैंड के बीच में गठजोड़ हुआ है। देखते हैं क्या है। देखिए सोमालीलैंड अफ्रीका में। ठीक है, देखिए जुलाई 2020 में ताइवान ने चीन के सभी दबावों को दरकिनार कर दिया है। ठीक है, चीन का क्या है, चीन जो है एक सेमी आपका एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन है ताइवान। ठीक है, तो चीन अपना पूरा कंट्रोल ताइवान के ऊपर रखता है। ताइवान ने सारी जो है दबावों को जो है एक साइड कर दिया है और उसके साइड करके सोमालीलैंड यानी अफ्रीकी कंट्री सोमालीलैंड के साथ मित्रता और जो है स्वतंत्रता, लोकतंत्र और न्याय एवं विधि के शासन की बात की है। ठीक है, इसके लिए साझा मूल्यों को के आधार पर एक संबंध स्थापित किया है। किसके लिए? लोकतंत्र, स्वतंत्रता और विधि की न्याय, मतलब जो है आपका न्याय और विधि के लिए एक जो है एक साझा संबंध स्थापित करने की बात की गई है, उसके लिए सहमति जताई है। सोमालीलैंड सोमालिया से 1991 में गृह युद्ध के बाद अलग हुआ था। ठीक है, सोमालीलैंड की अगर बात करें तो जो आपका सोमालिया से ये 1991 में गृह युद्ध के बाद अलग हुआ और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं होने के बावजूद इस देश ने अपनी स्वतंत्र सरकार और स्वतंत्र मुद्रा की जो है स्थापना की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नाजियों पर विजय के 75 वर्ष। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिए। देखिए 9 मई 2020 को दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों ने जो नाजियों पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 9 मई 1945 को नाजीवादी जर्मनी की सेना ने जो मित्र राष्ट्र है, एलाइड जो पावर्स थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर में पढ़ा होगा आपने, एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर। ठीक है, तो एलाइड पावर जो थी उनकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। कब किया था? 9 मई 1945 को। उसी का जो है 75वां वर्षगांठ मनाया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों का अपहरण। ठीक है, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के आपका कर्मचारियों का अपहरण। देखिए ये जो है, अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ अधिकारी उच्चायोग के कुछ कर्मचारी थे, ये ड्राइवर्स थे, उनका अपहरण किया गया था और ये जो है हमारे इंडिया से ये समझा जा रहा था कि वहाँ की ही जो गवर्नमेंट है उन्हीं के ऑफिसर्स के द्वारा ये किया गया है। और इस नाम जो था वो आपका पॉल सेल्वादास। ठीक है, पॉल सेल्वादास और ड्रीम ब्रह्मा। ठीक है, इनका जो है अपहरण किया गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है पाकिस्तानी अथॉरिटी ने रिहा कर दिया इनको और पाकिस्तान ने इन पर जाली नोटों के प्रसार के अलावा
हिट एंड रन केस का आरोप लगाया था। तो ये जो है एक जबरदस्ती वाली बात थी, बाद में छोड़ दिया गया जब भारत का दबाव पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सोमालिया केनिया समुद्री विवाद। कौन सा? सोमालिया केनिया समुद्री विवाद। तो देखिए जो है सुनवाई हुई है इसकी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई स्थगित हो गई है और हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद था। ठीक है, सोमालिया और केनिया के बीच में जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, उसके जो है बाउंड्री को लेकर विवाद था। सुनवाई जो है स्थगित हो गई। इस क्षेत्र में तेल और गैस के बहुत ज्यादा भंडार है, तो इसको लेकर डिस्प्यूट था। ठीक है, अब एक चीज छोटी सी यहाँ पे है, इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 साल की भारतीय मूल की लड़की को सम्मानित किया। बस उनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है, भारतीय मूल की है, इनका नाम है श्रव्या। ठीक है, अन्ना पारेड्डी। ठीक है, श्रव्या नाम याद रखिएगा। इन्होंने कोरोना महामारी में योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, श्रव्या कोरोना महामारी से लड़ रहे जो फ्रंट लाइन के योद्धा हैं उनको आगे बढ़कर उनकी मदद करती रही और ये लगातार नर्स, डॉक्टर और मेडिकल वर्कर्स और फायर फाइटर्स को कुकीज और ग्रीटिंग कार्ड जो है भेजती रही। ठीक है, तो श्रव्या जो है वो जो है मैरीलैंड के हिल्स एलिमेंट्री, ठीक है, स्कूल की कक्षा 4 की, कक्षा 4 की ये जो है छात्रा है। ठीक है, स्काउट ग्रुप की एक मेंबर है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है श्रव्या। ठीक है, तो श्रव्या को जो है जो डोनाल्ड ट्रंप ने सम्मानित किया। ये भारतीय मूल की एक बालिका है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है राइस एटीएम। ठीक है, राइस एटीएम ध्यान रखिएगा। देखिए राइस एटीएम का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ पे, हो ची मिन सिटी। कहाँ पे? हो ची मिन सिटी में। देखिए वियतनाम, अब देखिए यहाँ पे राइस एटीएम की बात है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। ये जो है चाइना मत लगा दीजिएगा। ठीक है, माइंड में बार बार चाइना आता है राइस एटीएम को देख के, लेकिन ये हो ची मिन सिटी के उद्यमी ने एक ऐसा स्वचालित ऑटोमेटेड जो मशीन है उसका आविष्कार किया है जो सातों दिन मतलब 24/7 लोगों को मुफ्त चावल प्रदान करेगी। ठीक है, और ये जो है चावल जो है ये सिलो जो है आपका स्मॉल सिलो बैग होगा इसका, 1.5 kg का 1.5 किलो का बैग होगा। ठीक है, ये जो इसके लिए जो श्रेय जाना चाहिए वो एक बिजनेसमैन है वहां के, जिनका नाम है होवांग टुआन अन। ठीक है, होवांग टुआन अन। ठीक है, तो ये राइस एटीएम एग्जाम में आएगा, तो आप क्या लगाएंगे? वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो है वो ये है कि जो मालदीव है को पुनः राष्ट्रमंडल में शामिल जो है हो गया है। मालदीव ने अपने आप को पुनः राष्ट्रमंडल में जो है ज्वाइन किया उसने। तो 1 फरवरी 2020 को पुनः ज्वाइन किया है और जो है आपका 54th जो है सदस्य बन गया, 54वां सदस्य बन गया है किसका? राष्ट्रमंडल का। 1982 में शामिल हुआ था, फिर 2016 में अलग भी हो गया था। ठीक है, 1982 आपका 82 में शामिल हुआ था पहली बार और 2016 में अलग होता है, फिर से 2020 में फरवरी में मालदीव फिर से शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। नेक्स्ट हमारा है IOC। ठीक है, IOC। देखिए IOC क्या है? देखिए इस्लामिक जो ये एक संगठन है, इस्लामिक सहयोग के लिए एक संगठन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ऐसे कुछ इसका नाम एक बार देख लीजिएगा, IOC। ठीक है, ये जो है क्या है? ये मुस्लिम देशों के संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन है। ठीक है ना, इस्लामिक सहयोग संगठन है। ठीक है, तो ये जो है जद्दा में मुस्लिम देशों का संगठन है। ये बैठक में सऊदी अरब ने ईरान को जो है शामिल होने से रोक दिया है। ठीक है, इसकी बैठक में सऊदी अरब ने मना कर दिया कि ईरान इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, क्या इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन अब क्या है ये एक बार देख लीजिएगा। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मेन इसमें क्या है कि ये जो मुस्लिम देशों का संगठन है और इसमें सऊदी अरब ने ईरान को जो है शामिल होने से मीटिंग में मना कर दिया। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। 1969 में टोटल जो मेंबर्स है इसके 57 मेंबर्स हैं। यूएन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, यूएन के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। IOC के पास संयुक्त राष्ट्र और EU के स्थायी प्रतिनिधि मंडल है। ठीक है, तो ये जो आपका नेक्स्ट हमारा है, अमेरिका ने भारत को ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट से बाहर कर दिया। अभी हमने डिस्कस किया था ये कि जो वहाँ पे USTR है, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उसमें जो है डेवलपिंग जो कैटेगरीज में इंडिया था और लीस्ट 2 कैटेगरी बांटता है। एक्चुअली USTR जो है 2 कैटेगरीज में कंट्रीज को डिवाइड करता है, डेवलपिंग और डेवलप। ठीक है, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और उसने जो है इंडिया को उससे बाहर कर दिया। इंडिया के साथ 12 और कंट्रीज है जिनको बाहर किया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ थे कि जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज है उनको कुछ बेनिफिट मिलता था। ठीक है ना, टैक्स कुछ बेनिफिट मिलता था, उसको अब बाहर कर दिया गया है। तो ये चीज जो है ये डेवलपमेंट है। नेक्स्ट हमारा, UN ने भारत के प्रस्ताव को मंजूर किया। ठीक है, कौन से प्रस्ताव को मंजूर किया? तो देखिए यूनाइटेड नेशन ने
भारत के उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जिसमें अनुरोध किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ वह यह सुनिश्चित करे कि विश्व निकाय की आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की परामर्शदाता के दर्जे के लिए आवेदन करने वाले जो गैर सरकारी संगठन हैं, है ना, उन व्यक्तियों और संस्थाओं के न हो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा द्वारा प्रतिबंधित हैं। सिंपल सी बात है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में परामर्शदाता का दर्जा उन्हीं को मिलेगा जो यूएनएससी द्वारा प्रतिबंधित नहीं होंगे। ठीक है, ये भारत का कहना था। जो यूएनएससी द्वारा पहले से ही प्रतिबंधित हैं, उनको परामर्शदाता का दर्जा नहीं मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। ये इंडिया ने कहा था और यूएन ने उसको मंजूर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, देखिए आपका है राजनयिक मिशनों के मामले में पहले स्थान पर पहुंचा चीन। ठीक है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए हाल ही में सिडनी में स्थित लोवी संस्थान है, एक इम्पॉर्टेंट नहीं है आपको संस्थान याद करना। उन्होंने दावा किया है कि चीन ने दुनिया भर के राजनयिक मिशनों के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और वह पहले स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए एशियाई देशों में अगर हम देखें तो भारत तीसरे स्थान पे है। ठीक है, भारत तीसरे स्थान पे है। विश्व में अगर देखें तो राजनयिक संबंध मतलब कितने कंट्रीज के साथ संबंध, उनके दूतावास कहाँ कहाँ पे हैं, तो चीन पहले नंबर पे बन गया है। भारत का जो है दूतावास वो 123 दूतावास है, उच्चायोग, और 54 जो है वाणिज्यिक दूतावास है, 5 स्थायी और अन्य जो है मिशन है वो 12वें स्थान पे। वर्ल्ड में आपको जानना क्या है कि राजनयिक मिशन के मामले में चाइना फर्स्ट पे है, अमेरिका सेकंड पे है और इंडिया जो है वर्ल्ड में 12वें नंबर पे है। अगर एशिया में पूछता है तो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से सिखों पर एक प्रस्ताव पारित किया। क्या किया? देखिए गुरु नानक जी के 550वें प्रकाश वर्ष पे अमेरिका ने सिखों के योगदान को याद किया है। ठीक है, उन्होंने अमेरिका ने प्रस्ताव पारित किया है कि अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो सिख हैं उन्होंने समानता, सेवा और ईश्वर के प्रति भक्ति के मूल्यों को के आदर्श को जो है अपने साथ रखा है और इसकी जो शिक्षा दी थी वो पहले गुरु नानक जी ने दी थी। ये हमारा इशू था। अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया है। ये जो है भेदभाव करने, जो माइनॉरिटीज है उनके साथ भेदभाव करने के लिए अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट किया है। पाकिस्तान का ये कहना था कि इंडिया में भी माइनॉरिटीज के साथ एक्सटॉर्शन किया जा रहा है उनके हिसाब से, तो जो है ये मुद्दा उन्होंने उठाया था। लेकिन अमेरिका को दोष लगाया कि अमेरिका भेदभावपूर्ण नीति को अपना रहा है, लेकिन जो है अमेरिका ने इनको जो है ब्लैकलिस्ट किया है। किस कंट्री को किया है? पाकिस्तान को किया है, धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंडो पैसिफिक पॉलिसी। ठीक है, इंडो पैसिफिक पॉलिसी क्या है ये? तो देखिए ये जो है आपका इंडो पैसिफिक पॉलिसी है वो है एक्सपेंशन। ठीक है, इंडिया का एक्सपेंशन पैसिफिक रीजन में। ठीक है, अब देखिए दिसंबर 2012 में भारत ने अपनी भारत जो प्रशांत नीति है इंडो पैसिफिक पॉलिसी उसमें विस्तार करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, इंडिया ने घोषणा कर दी है कि अब उसमें वो विस्तार करेगा। ठीक है, किसमें? आपकी भारत प्रशांत नीति में। ठीक है, ये देखिए जो विस्तारित भारतीय प्रशांत नीति है अब हिंद महासागर के क्षेत्र के अलावा, पहले हिंद महासागर ही होते थे लेकिन अब कौन कौन से होंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडियन ओशन होगा, गल्फ कंट्रीज भी इसमें शामिल की जाएंगी, एशियन मेंबर्स भी शामिल किए जाएंगे और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी को भी जोड़ लिया जाएगा। तो एक्सपेंशन हुआ ना, पहले सिर्फ इंडियन ओशन के मेंबर्स थे, अब ये जो लोग और जुड़ गए हैं, कौन कौन सी? गल्फ कंट्रीज, आसियान और सम आपका अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, अब ये जो है कवर करेगा एरिया बिटवीन इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में जितनी एरियाज आएंगे उसको इंडिया कवर करेगा। प्रशांत कमान का नाम जो बदलकर क्या रख दिया गया? यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। ठीक है, प्रशांत कमान का नाम बदलकर रख दिया गया आपका यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा है हाउडी मोदी इन अमेरिका। देखिए 22 सितंबर 2019 को हाउडी मोदी हुआ था, ह्यूस्टन में हुआ था और 48 राज्यों के प्रवासियों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनका जो है वहाँ पे स्पीच हुआ था और एक्चुअली वहाँ के जो विपक्षी लोग हैं वो ये कह रहे थे कि ये जो सभा हुई थी ये एक तरीके से आपका कैंपेनिंग टाइप का था। ठीक है ना, कैंपेनिंग था, जो चुनाव के लिए कैंपेनिंग, उनका ये आरोप लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे अमेरिकी सीनेट में हंगामा, अमेरिकी सीनेट में हांगकांग लोकतंत्र पर बिल पारित किया गया। ठीक है, हांगकांग लोकतंत्र पर क्या बिल पारित किया गया है अमेरिकी सीनेट में? देखिए
अक्टूबर 2019 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के मांगों वाले एक विधेयक को पारित कर दिया है। ठीक है, उसमें क्या है कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हांगकांग में प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको जो है स्वायत्तता दी जाए। ठीक है, लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि अर्ध स्वायत्त जो क्षेत्र है, हांगकांग क्या है, एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में जो नागरिक अधिकार है उनकी रक्षा करना है। ठीक है, ये जो है हांगकांग के लिए जो लोकतंत्र बिल पारित किया गया है। और इसके बाद अमेरिका इस बात की समीक्षा भी करेगा कि हांगकांग में पर्याप्त आजादी दी गई है या नहीं दी गई है। इसी के आधार पर विशेष कारोबारी दर्जे का भविष्य में जो है इसका भविष्य तय किया जाएगा कि दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। प्रतिनिधि सभा में यह विधेयक विपक्षी डेमोक्रेटिक और सत्ता पक्ष रिपब्लिकन, यानी कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों के सांसदों ने के जो है जो साझा एग्रीमेंट पे, यानी कि सर्वसम्मति पे ये पारित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है इको। ठीक है, इको क्या है, तो देखिए इको जो है ये क्या है आपका, हाँ देखिए 22 दिसंबर 2019 को पश्चिम अफ्रीका के 8 देशों ने, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीकन 8 कंट्री ने, इको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इको ध्यान रखिएगा कि वेस्टर्न अफ्रीका की 8 कंट्रीज है, उन्होंने अपनी साझी करेंसी का नाम बदलकर इको नाम रख दिया है। ठीक है, तो इनका जो करेंसी है उसका नाम जो है अपना चेंज करके इन्होंने इको नाम रख दिया है। अब देखिए इसमें 8 देश शामिल हैं, कौन कौन से हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर, सेनेगल और टोंगो। ठीक है, अब ये सारे जो देश हैं वो गिनी बिसाऊ को छोड़कर ये सारी जो कंट्रीज हैं वो सारी फ्रांस के पूर्व जो है उपनिवेश थी, यानी कि उनकी कॉलोनी थी। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे जो करेंसी यूज होती थी उसका नाम था CFA फ्रैंक। क्या नाम था, CFA फ्रैंक, फ्रांस की उपनिवेश थी, सिर्फ गिनी बिसाऊ नहीं था। तो अब इन्होंने सारे 8 कंट्रीज ने, वेस्टर्न अफ्रीका की 8 कंट्रीज है, इन्होंने अपना जो है करेंसी का नाम बदलकर इको रख दिया है। ठीक है, इको नाम रख दिया है। तो ये हमारा पूरा, हाँ ये तो हमारा पूरा इशू था, हमने ये कवर कर लिया है। हमने जो है आपका इंटरनेशनल मुद्दे पूरे कवर कर लिए, नेशनल पूरे कर लिए हैं। कुछ टॉपिक्स और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कवर करूंगी एक वीडियो में, और उसके बाद फिर हम जो अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।